हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 समतल में गति, इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें सेलेक्टेड 2 अंक वाले क्वेश्चन थे। लेकिन आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हो और यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आपके 3 और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न बच्चों, प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हो? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। हम दोनों है ना माध्यम में देखेंगे बच्चों। जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से फेंकते हैं या पृथ्वी के क्षैतिज दिशा में कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो 2 कंडीशन, क्योंकि प्रक्षेप गति 2 प्रकार का होता है, एक तिर्यक प्रक्षेप होता है और एक क्षैतिज प्रक्षेप होता है। पहले तो आप लोगों को ये समझना बच्चों प्रक्षेप गति है क्या। तो जब बच्चों किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, जैसे बच्चों हम सीधा यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की किसी वस्तु को फेंकेंगे तो ये अपना पथ परवलयाकार नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि किसी क्षैतिज तल से ऊंचाई की ओर कुछ कोण बनाते हुए किसी वस्तु को फेंकते हैं तो पुनः अपने वापस तल पर आ जाता है, तो ये एक पथ जो बनता है वो परवलयाकार होता है। ये किसी कोण के साथ इसको हम फेंकते हैं बच्चों, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ऐसा होता है कि जब मान लीजिए ये ऊंचाई से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, प्यारे बच्चों ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंकते हैं, कहाँ से? ऊंचाई से फेंकते हैं। तो जब ऊंचाई से फेंकते हैं बच्चों तो कुछ इस तरीके से वस्तु आपका, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए बिंदु वो है, यहाँ से इसको हम क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं। जैसे आप छत में खड़े हो जाएं और छत से किसी वस्तु को फेंकें तो पहले आगे की ओर तो जाएगा बच्चों, लेकिन धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा। ये भी अपना एक बच्चों है ना प्रक्षेप गति कहलाता है। तो जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से है ना ऊर्ध्वाधर के अलावा, ये ऊर्ध्वाधर के अलावा अन्य दिशा में फेंका जाए बच्चों, तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर के गिर जाता है। ये बच्चों आपका क्या कहलाता है? गति, प्रक्षेप गति कहलाता है। तो प्रक्षेप गति का यदि बच्चों कोई परिभाषा पूछेगा कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, केवल सीधा ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना, किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो बच्चों वो गति करते हुए है ना पहले ऊर्ध्वाधर की ओर जाएगा और फिर पृथ्वी के तल पर ही किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिर जाता है। ये वस्तु का गति बच्चों प्रक्षेप गति कहलाता है। ओके, तो हम पहला कंडीशन देखेंगे प्यारे बच्चों कि जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। देखिएगा बड़े प्यार से देखेंगे बच्चों, बिंदु हमारा O है, ये अपना बच्चों मान लीजिए ऊंचाई पर इस दिशा में हम किसी वस्तु को फेंकते हैं। ये पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर होगा, मान के चलते हैं बच्चों ये अपना यहाँ से है ना ये बाई अक्ष है, तो ये पृथ्वी तल से ऊंचाई कितना है? बाई है, ठीक है। अब इस वस्तु को हमने फेंका है, जरा थोड़ा गौर करिएगा बच्चों। यदि वस्तु को हमने फेंका है तो वस्तु ऐसे जाकर के पृथ्वी तल पर के आ जाएगा वापस। अब ये बताओ, ये सीधा तो जाने, छत से आप वस्तु को फेंकोगे तो क्या छत पे ही रह जाएगा? नहीं, छत से हम बाहर फेंकेंगे तो भैया छत से गिरेगा, धीरे धीरे पृथ्वी तल तक आ जाएगा। इसका बच्चों जैसे हम x, ये अपना x अक्ष है क्योंकि क्षैतिज है, वेग हम यहाँ पर u मानकर चलेंगे। देखिएगा बढ़िया बारीकी से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा बच्चों। जब हम किसी वस्तु को कहाँ फेंकते हैं बच्चों? 2 कंडीशन है क्षैतिज गति में। किस में? क्षैतिज। वस्तु को हम फेंक रहे हैं। अब थोड़ा सा सर माना लिखो, माना नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझना है कि माना किसी वस्तु को, मान लीजिए बच्चों ये जमीन के h ऊंचाई पर, यहाँ से ऊंचाई h है, h ऊंचाई पर बिंदु O से प्रक्षेप के गति से हम वस्तु को फेंकते हैं या प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, ठीक है। तो बच्चों t समय पश्चात वो कहीं ना कहीं उसकी वस्तु की विस्थापन भी हुई होगी। जैसे मान के चलते हैं t समय पर वस्तु यहाँ पर आ गया, मान के चलते हैं कि t समय पर वस्तु यहाँ पर आ गया, और इस स्थिति में बच्चों इसका मान लीजिए ये x हो गया विस्थापन, ये भी अपना y हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो t समय पश्चात है ना उसका क्षैतिज जो विस्थापन है बच्चों, क्षैतिज में कितना है? x है, देखो जरा क्षैतिज में, और ऊर्ध्वाधर में y विस्थापन हो जाता है। तो 2 प्रकार की गति होती है, एक तो बच्चों ऊर्ध्वाधर भी गति कर रहा है और एक क्षैतिज भी, क्योंकि यहाँ था तो यहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज विस्थापन हो गया, ऊपर था तो नीचे भी आ गया, तो मतलब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी है। मतलब 2 प्रकार से वस्तु गति कर रहा है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो बच्चों जब हम क्षैतिज गति की बात करते हैं तो प्रारंभिक गति क्या होगा बताओ जरा? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग से हम दर्शाते हैं u से,
तो x अक्ष के लिए बच्चों प्रारंभिक वेग ux का, भाई प्रारंभ में हमने क्षैतिज दिशा में फेंका है तो भाई ux बराबर u होगा। लेकिन बच्चों यदि हम बात करें त्वरण, त्वरण क्या क्षैतिज अक्ष में होता है? नहीं होता। तो त्वरण ax बराबर कितना हो जाएगा? 0। त्वरण 0 क्यों हो गया? कभी भी बच्चों क्षैतिज में त्वरण नहीं होता, पृथ्वी के तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाएगा तभी त्वरण में बदलाव होगा। अच्छा, अब आप गति का द्वितीय समीकरण जानते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब x लेते हैं क्योंकि x विस्थापन बच्चों, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक वेग है, हाँ सर प्रारंभिक वेग है, यू एक्स बराबर यू है बच्चों। ठीक है, यू एक्स बराबर यू है और यहाँ पर बच्चों x अक्ष के लिए है, लेकिन x अक्ष के लिए यहाँ पर बच्चों त्वरण कितना है? 0 है। त्वरण कितना है? 0। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो केवल x बराबर यू टी आ चुका है आपका। तो बच्चों t बराबर आप लोग कह सकते हो कि t बराबर x बटा यू, ये t का मान आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये अपना समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब बच्चों हम दूसरा गति लेकर चलेंगे, ऊर्ध्वाधर गति, क्योंकि दो प्रकार से गति होता है। ऊर्ध्वाधर गति, दो प्रकार से गति होता है। ऊर्ध्वाधर गति के लिए बताओ प्रारंभिक वेग होगा क्या? प्रारंभ में तो हमने सर क्षैतिज दिशा में फेंका, तो ऊर्ध्वाधर तो गति हो ही नहीं सकता है। तो प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर गति के लिए बताओ आप लोग, प्रारंभिक वेग बताओ जरा। प्रारंभिक वेग मतलब वाई अक्ष में क्या प्रारंभिक वेग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में हमने क्षैतिज में फेंका है, इसलिए बच्चों यू वाई बराबर 0। तथा ए वाई पृथ्वी की ओर आ रहा है, मतलब त्वरण में कमी आ रही बच्चों। त्वरण में क्या आ रही है? वैसे यहाँ पर बच्चों जी होगा, माइनस नहीं लेना। त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी अपनी की ओर खींच रहा है, इसलिए प्लस होगा। जब पृथ्वी से दूर कोई वस्तु भागता है तो माइनस होता है। तो त्वरण में परिवर्तन होगा बिल्कुल, क्योंकि भाई क्षैतिज में तो त्वरण नहीं बदलता, लेकिन ऊर्ध्वाधर के लिए त्वरण बदलता है, तो त्वरण अपना स्मॉल जी हो गया। ठीक है बच्चों, अब विस्थापन x अक्ष के लिए, इस बार y के लिए बच्चों, तो u y हो जाएगा t प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये गति के द्वितीय समीकरण से आया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, u बाई का मान 0 है, इंटू टी कर देते हैं, प्लस हाफ ए वाई का मान बच्चों कितना? g है, तो g टी स्क्वायर हो गया। कुल मिलाकर 1/2 जी टी स्क्वायर। टी का मान समीकरण 1 से रख दो बच्चों, टी का मान समीकरण 1 से रख दो, तो 1/2 जी और फिर टी का मान बच्चों x बटा यू का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के कितना आ गया बच्चों? 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, g बटा 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इस पूरे को के मान लें बच्चों, इस पूरे को के मान लें तो y बराबर के एक्स स्क्वायर, जहाँ के बराबर आपने क्या बोला? g बटा 2u स्क्वायर। ठीक है, अब इस समीकरण से बच्चों ये y बराबर के एक्स स्क्वायर, y बराबर के एक्स स्क्वायर क्या बताता है कि अतः समीकरण 3 से, चूंकि इसको हम समीकरण जो भी 2 दे दो, तो समीकरण 2 परवलय का समीकरण बच्चों, समीकरण 2 एक परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। अतः यदि मान लीजिए जमीन से किसी ऊंचाई तल से किसी वस्तु को फेंका जाए तो जो प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। ये किस डायरेक्शन में आपने प्रूव कर दिया सर? तो ये हमने जब बच्चों क्षैतिज प्रक्षेप की बात करी तब हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम किस प्रक्षेप को प्रूव करने वाले हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब कि पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई की ओर फेंकेंगे बच्चों, तब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, मज़ा आएगा, थोड़ा समय लगेगा। अब देखना बच्चों, मैं यहाँ पे एक दूसरा चित्र बना रहा हूँ। एक दूसरा चित्र ऐसे कि मान लीजिए इस डिग्री पर, इतने कोण पर एक वस्तु को मैंने फेंक दिया, तो यहाँ से चलना तो शुरू किया, ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन फिर से बच्चों ये पृथ्वी तल तक वापस आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी तल तक वापस आ जाएगा। ये अपना कहलाता है तिर्यक प्रक्षेप। क्या बच्चों? तिर्यक प्रक्षेप। क्या कहलाया? तिर्यक प्रक्षेप। क्लियर? ये क्या कहलाया बच्चों? तिर्यक प्रक्षेप। ओके, अब बच्चों जब हमने इसको ऊपर की ओर फेंका, किस वेग से? प्रारंभिक वेग u, तो ये दो घटकों में वियोजित हो, थीटा है बच्चों,
तो जब हम एक्स अक्ष के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि कोण है बच्चों, सामने वाली भुजा मान लीजिए ऐसे हम करें तो ये लंब हो जाता है और लंब को हमेशा यू साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्रारंभिक वेग दो घटकों में वियोजित हो गया, क्योंकि अपना ये एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है, ये बच्चों वाई अक्ष है, ये अपना एक्स अक्ष है, ठीक है, क्लियर। चलिए कुछ समय बाद बच्चों यहाँ पर P बिंदु पर पहुँचता है, जहाँ पर ये विस्थापन कितना हो जाता है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y, और क्षैतिज की बात करें बच्चों तो x हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करेंगे तो अपना x हो जाएगा। ये चित्र आप लोगों को लेकर चलना है। ये प्रक्षेप पथ का समीकरण प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों, है ना। इसमें भी आप लोगों का मान के चलते हैं कि कोई वस्तु है जिसको हमने पृथ्वी तल से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका। तो जब ऊपर की ओर फेंका बच्चों तो टी समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचा, और जब टी समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचा तो उसका क्षैतिज विस्थापन x है और बच्चों ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है। इसमें भी दो घटक हैं बच्चों, इसमें भी दो घटक हैं। दो घटक कौन कौन से, एक आपका क्षैतिज विस्थापन और दूसरा बच्चों आपका ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो क्षैतिज गति के लिए बात करते हैं, क्षैतिज गति के लिए बात करते हैं। क्षैतिज गति में क्या होगा बच्चों, प्रारंभिक वेग आप लोग बताओ, प्रारंभिक वेग। अब हमने ऊपर की ओर फेंका है, इसलिए प्रारंभिक वेग क्षैतिज में बच्चों यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि हमने इसको दो घटकों में वियोजित कर दिया, क्षैतिज में यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर में यू साइन थीटा, इसलिए बच्चों यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। तथा बच्चों यदि मैं आपसे बोल दूं कि यदि क्षैतिज में मैंने फेंका ऊर्ध्वाधर में है तो क्या क्षैतिज में त्वरण होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्षैतिज में त्वरण यहाँ पर होते ही नहीं है कभी भी, ध्यान रखना, क्षैतिज में त्वरण शून्य होता है। अच्छा, हम यदि क्षैतिज को x अक्ष माने हैं तो विस्थापन x लेकर चलेंगे, गति का द्वितीय समीकरण यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यू एक्स का मान कितना है सर, यू कॉस थीटा, टी है तो टी रहेगा प्लस हाफ 0 टी स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा u cos थीटा टी। हमने इसके पहले वाले थ्योरम में भी t का मान निकाला था, यहाँ से भी t का मान निकाल लें तो t बराबर x बटा u cos थीटा, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है सर, इतना तो अपना चलता है। दूसरा बात करते हैं ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक वेग है क्या, प्रारंभिक वेग है क्या, मतलब u बाई, हाँ सर, u साइन थीटा है, क्योंकि हमने u को दो घटकों में वियोजित किया था, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। अच्छा, अब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण में परिवर्तन होगी और वो त्वरण में कमी होगी। यहाँ पे बच्चों आप -g ले सकते हैं। -g क्यों लेंगे सर, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, वस्तु नीचे की ओर आता तो +g लेते, लेकिन वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसलिए बच्चों -g। y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। चलो भाई, u बाई टी, u y का मान कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, और t है प्यारे बच्चों, t है तो t रहने दो। अब यहाँ पे -g रखेंगे तो बच्चों माइनस सामने आएगा, 1/2 g टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, t का मान रखो समीकरण 1 से, तो y बराबर कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, t का मान हो जाएगा x बटा u कॉस थीटा माइनस 1/2, यहाँ पे g रहेगा, t के बच्चों x बटा u कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो बाबूजी कितना हो जाएगा, साइन बटा कास, u से तो u कट जाएगा, साइन बटा कास क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों x है तो x से टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। माइनस में बच्चों यहाँ पे 1/2 g है और पूरे का वर्ग कर देंगे तो कितना बचेगा, g बटा 2 है बच्चों, u का वर्ग करेंगे u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, फिर पूरा ब्रैकेट x स्क्वायर। अब देखना भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सुधार करूँगा तो आप लोग परेशान मत होना। अब मैं इसको बच्चों यदि मैं कह दूँ कि a बराबर टेन थीटा,
तो y बराबर हो जाएगा भाई ax हो जाएगा, और इस पूरे को b नाम दे दो बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा vx स्क्वायर, जहाँ a बराबर कितना है tan थीटा, व b बराबर कितना है g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बच्चों चूंकि इसको मैं समीकरण दो दे देता हूँ बच्चों, तो यह एक आपका परवलय का समीकरण है। ठीक है, समीकरण दो एक परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। अतः तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो बताओ बच्चों, ये दोनों आप लोगों को कभी भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूल सकता है, कभी भूल ही नहीं सकता है। यदि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना दोनों थ्योरम, तो जीवन में कभी नहीं भूल सकता, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल बात करते हैं बच्चों। अभी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा, क्वेश्चन आया करता है उड्डयन काल। ठीक है, तिर्यक प्रक्षेप का उड्डयन काल निकालो। ठीक है, तिर्यक प्रक्षेप का उड्डयन काल। देखो बच्चों, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, भाई हमने तिर्यक प्रक्षेप नीचे से ऊपर फेंका, अधिकतम ऊंचाई तक जाना और पुनः वापस लौटना, जो समय होता है वो उड्डयन काल कहलाता है। मतलब हमने तिर्यक प्रक्षेप पर किसी वस्तु को फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः उसी तल तक वापस आने में जो समय लगता है वो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी तल से, जैसे मैंने यहाँ से किसी वस्तु को फेंका, थोड़ा समझना, इस वस्तु को फेंका तो ये जाकर के यहाँ तक आ गया, तो मतलब ऊंचाई तक गया, टी समय पर बिंदु यहाँ पर पहुँचा पी तक, वाई विस्थापन, इधर एक्स विस्थापन। तो बच्चों अधिकतम ऊंचाई तक गया और फिर से वापस आ गया एक्स अक्ष में। इस पूरे समय को हम उसका उड्डयन काल कहते हैं। तो बच्चों जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाता है ना, और पुनः वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रक्षेप में, भाई तिर्यक प्रक्षेप में जब वस्तु ऊपर की ओर जाता है और पुनः वापस आ जाता है, तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं कि जब वस्तु को ऊपर फेंकने से वस्तु पुनः क्षैतिज तल पर वापस आ जाता है, तो बच्चों विस्थापन कितना हो जाता है? 0। क्योंकि बाई का विस्थापन, क्योंकि ऊपर गया फिर से वापस है, तो ऊपर का विस्थापन तो रह ही नहीं गया, कि था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बाई बराबर 0 है, बाई बराबर 0। अच्छा, बाई में बच्चों यू बाई बराबर आपने पढ़ा है अभी, यू साइन थीटा। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ लिया है। और यदि मैं बात करूं कि ऊपर जब जाता है वस्तु का त्वरण कितना होता है? बोलो सर -g होता है त्वरण। और बच्चों ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो 3 चीज हमें पता हो गया। अब बच्चों हमें उड्डयन काल निकालना है, तो बाई बराबर लगाना है u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। बाई का मान तो 0 है सर, u/, मतलब u साइन थीटा। आवर्तकाल को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दो 1/2। और बच्चों यहाँ पे अपना माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कार्ड माइनस लग गया, t का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, आप ये माइनस इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 g/t स्क्वायर, ठीक है, बराबर u साइन थीटा। t है बच्चों, एक t से t कट गया, एक t बचेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इधर जाएगा, 2u साइन थीटा, और गुणा में जी है इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। जी हाँ, यही आपका बच्चों उड्डयन काल का व्यंजक आ गया। आता है बच्चों कि उड्डयन काल के लिए व्यंजक निकालो, तो फिर आप लोगों से बनना चाहिए। अब ये क्षैतिज परास भी आता है। उड्डयन काल तो पता होगा कि जब किसी वस्तु को तिर्यक प्रक्षेप में फेंकते हैं तो ऊपर अधिकतम ऊंचाई तक जाना और पुनः वापस लौटना, इसमें जो समय लगता है वो उसका उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों
अधिकतम क्षैतिज परास निकाल लेते हैं। क्षैतिज परास सर, ये क्षैतिज परास क्या है? अधिकतम कितना दूरी तय करता है? जब यहां से वस्तु को हमने फेंका है ना, तो एक्स अक्ष पर कितना अधिकतम विस्थापन होता है, वो उसका क्षैतिज परास कहलाता है। यानी प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी, क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी को हम उसका क्षैतिज परास कहते हैं। टी समय में हमने कहा टी, कैपिटल टी समय लग गया, क्योंकि ऊपर जाना और फिर तल पर आना जो समय लगा वो आपका कैपिटल टी कहलाया। इस कैपिटल टी पर वस्तु ने क्षैतिज में कितना दूरी तय कर ली? वस्तु ने क्षैतिज पर कितना दूरी तय कर ली बच्चों? एक्स जो है कितना दूरी तय कर ली, वो उसका क्या कहलाता है? उड्डयन काल या क्षैतिज परास कहलाता है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्षैतिज परास के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर? तो चूंकि यदि मैं बोल दूं आपसे कि बेग बराबर क्या होता है, बेग बराबर, तो बोलोगे सर दूरी बटा समय, तो हमने पढ़ा है दूरी बटा समय, या प्यारे बच्चों आप कह दोगे विस्थापन बटे समय, यही तो हमने पढ़ा है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन हमने कहा एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, क्षैतिज परास अधिकतम एक्स अक्ष की दूरी है, टी समय लगा, टी समय या कैपिटल टी कर सकते हो, ठीक है। और बेग अपना बच्चों यदि हम बात करें तो यहाँ पर यू एक्स ही लेंगे, यू एक्स बराबर एक्स बटे स्मॉल टी। तो यदि बच्चों इसको पक्षांतर करें तो एक्स बराबर आप कहोगे यू एक्स टी। और हमने पढ़ा भाई क्षैतिज परास अधिकतम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यू एक्स बराबर कितना होता है बच्चों? यू कॉस थीटा, और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। टी का मान कितना है? हमने पढ़ा है सर यू साइन थीटा अपान जी। कहाँ पढ़ा? अरे भाई अभी तो पढ़ा, ऊपर दिख रहा है आपको, अभी तो पढ़ा है, अभी तो दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है बच्चा। 2 से होगा तो 2u स्क्वायर, बच्चा एक ही है ना, तो 2u हो जाएगा कि 2u स्क्वायर। अरे भाई देखो तो जरा, कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ये जी स्क्वायर है, कि गड़बड़ है बाबू, जी स्क्वायर नहीं है। देखो भाई 2 है, u 2 है तो u स्क्वायर है ना, और ये बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा बटा जी, ये किसके बराबर है? आर के बराबर। इसको अरेंजमेंट करते हैं, कैसे अरेंजमेंट करोगे सर? यू स्क्वायर को बाहर ले लो, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा लिख दो, डिवाइड बाय बच्चों अपना जी। ये किसी का फॉर्मेट है, हाँ मैथ वाला बच्चा जानता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मेट है बटे जी। ये किसके बराबर हो गया बच्चों? ये कैपिटल आर के बराबर हो गया। यही है अपना बच्चों क्षैतिज परास। क्या है? क्षैतिज परास। क्लियर? क्षैतिज परास का व्यंजक बन जाएगा। अब हम इसी के साथ साथ एक और इसमें ऐड करने जा रहे हैं थ्योरम बच्चों। वो थ्योरम है अपना, कौन सा थ्योरम सर? अधिकतम ऊंचाई के लिए। क्या प्यारे बच्चों? अधिकतम ऊंचाई। ठीक, मैंने ये बोला कि वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो अधिकतम ऊंचाई कितना है बच्चों? ये जैसे 22 है, यानी अधिकतम प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को हम उसका हद है ना, एक प्रकार से बच्चों प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई जो होता है, अधिकतम ऊंचाई है ना, जिसको हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, यानी कितना अधिकतम ऊंचाई का मान निकल कर आता है, यानी एक निश्चित समय पर अधिकतम ऊपर कितना दूरी तक जाता है उसकी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इस अधिकतम ऊंचाई के व्यंजक को कैसे करते हैं? देखो ऊंचाई ऊपर की ओर जाएंगे तो देखो कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ाया यू वाई बराबर यू साइन थीटा, सही है सर। जब ऊपर की ओर चलेंगे तो अंतिम वेग तो होगा ही नहीं, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई तक जाता है तो स्थिर हो जाता है ना। और ए बाई हो जाएगा माइनस जी, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग में कमी भी आप बढ़ रही है और तो त्वरण में कमी आता है, तथा अधिकतम ऊंचाई बाई बराबर अपना एच हो जाता है। क्लियर? ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने अभी इसीलिए बच्चों एक एक पॉइंट समझा रखा है, क्योंकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। अब बच्चों भी बराबर कितना होता है? u प्लस ए टी, यही होता है बाई एच के लिए। बाई अधिकतम ऊंचाई ऊपर के लिए बात करें बच्चों, अंतिम वेग के लिए भी बाई अधिकतम ऊंचाई शून्य हो जाएगा और u बाई अपना u साइन थीटा रहेगा। ठीक है, a बराबर होगा माइनस जी, और t तो अपना बच्चों क्या टी आई है, t तो अपना टी आई है।
टी तो अपना टी ही है, ये माइनस है बच्चों तो प्लस जी टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों जी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा अपान जी। जी हाँ, ये अपना आ गया स्मॉल टी का मान, स्मॉल टी का मान आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई के लिए बाहर निकालेंगे। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अधिकतम ऊंचाई के लिए बाई बराबर लगाना पड़ेगा। बाई बराबर कैसे, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है सर, तो जब प्यारे बच्चों हम बाई की बात करते हैं तो अधिकतम ऊंचाई इसको इससे दर्शाएंगे। यू बाई अपना होता है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। टी का मान अपने पास है यू साइन थीटा अपान जी। ठीक, फिर प्यारे बच्चों ये प्लस है तो प्लस रहने दो, 1/2। ए बाई का मान है माइनस जी, और टी का मान हमने निकाला यू साइन थीटा अपान जी का स्क्वायर। क्लियर, चलते चलो भैया चलते चलो, u का u से तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। फिर मेरे बच्चों माइनस सामने आता है और ये 1/2 जी रहने दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी का स्क्वायर। एक जी से जी कट गया, एक जी से जी कट गया, ए जी तो क्या जी, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी, और नीचे बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब बच्चों ये एक सिंगल और ये आधा है क्योंकि 1/2 है, और सिंगल में आधा घटता है बच्चों तो आधा ही बचता है, यानी h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g बचेगा। और यही आपके बच्चों अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र है। बताओ भाई किस बच्चे को लगता है कि ऐसे टॉपिक सर हमसे नहीं बनेंगे। वो थ्योरम वो चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ जो कि आप लोगों को बच्चों कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग तो नोट्स बनाए ही होंगे, है ना। अभी हम एक थ्योरम और करने वाले हैं, मज़ा आएगा। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो बच्चों, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। अब बच्चों अभिकेंद्र त्वरण कहाँ लगता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तभी अभिकेंद्र त्वरण लगता है। थोड़ा सा एक चित्र बनाते हैं जिस चित्र के मदद से पूरा थ्योरम हम कंप्लीट कर लेंगे। ये अपना वृत्तीय पथ है और बच्चों आप सबको पता है रेखीय वेग, जैसे बिंदु यहाँ पर P है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए O है, बिंदु P पर कोई वस्तु है। प्रारंभिक वेग इसका रेखीय वेग क्या होगा बच्चों, रेखीय वेग मान के चलता हूँ v1, है ना। कुछ समय बाद वस्तु यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर इसका रेखीय वेग क्या होगा बच्चों, इसका रेखीय वेग v2 हो गया होगा। इसका अपना थीटा कोण है, मान के चलो थोड़ा सा। अब इनका जो परिणामी वेग निकालना चाहोगे, आगे और भी बढ़ेगा बच्चों, तो परिणामी वेग कितना निकलेगा, डेल्टा भी निकलेगा। यही तो होता है, ये वेक्टर है बच्चों तो वेक्टर कर लो, यही तो होता है कि नहीं होता है। अब मान के चलता हूँ ये जो वस्तु है ये कहाँ पर पहुँचा, फिर Q पर पहुँचा, और यहाँ पे जो कोण बना वो थीटा और रेडियस r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। माना कोई वस्तु या कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, कोई कण है आपका, कोई कण है, जो कण क्या बच्चों r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। चलो भैया गति करा ही रहो तो भैया अच्छे तरीके से गति करा दो, धूमधाम से बैंड बजा दो। चलो देखो बच्चों, हमने कहा कि t समय पश्चात, t समय में कण P से Q तक पहुंचता है। ठीक, तब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि कण की चाल जो है
भाई एक समान वृत्ति बार पर बच्चों एक समान मतलब वृत्ति, क्वेश्चन ही रहता है कि एक समान वृत्ति गति के लिए, तो बच्चों चूंकि वस्तु का कण समान रहता है या चाल समान रहता है, कण की चाल जो है बच्चों नियत है, कण की चाल नियत है, मतलब v1 जो है बच्चों v2 जो है ये बराबर v है, मतलब इनका चाल नियत है, इनके चाल में परिवर्तन नहीं होता। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है बताओगे आप लोग? समय के साथ कितना थीटा में परिवर्तन होता है वो कोणीय वेग कहलाता है। मतलब थीटा बराबर ओमेगा टी, आप लोगों को पता होना चाहिए। टी सेकेंड में बच्चों, टी समय में पी से क्यू तक पहुंचता है, तो आपसे कह दूं टी सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो बोलोगे सर वेग में परिवर्तन जो होता है इसको हम क्या करते हैं कि अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, यही तो है। अच्छा, कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल दूं ये कोण है, इसका ये चाप है, थोड़ा समझना, और इसकी ये त्रिज्या है एक प्रकार से बच्चों, है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा डेल्टा भी अपान वी, ठीक है। मान के चलता हूं चाप अपना डेल्टा भी, तो वेग कितना हो गया वी। तो थीटा बराबर आप क्या डेल्टा भी अपान वी। इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप समीकरण 2 दे दो, और समीकरण 1 और 2 दोनों में थीटा है बच्चों, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में बच्चों ओमेगा टी और समीकरण 2 में है डेल्टा भी अपान भी। अब पक्षांतर कर दूं तो ओमेगा भी बराबर डेल्टा भी अपान टी, और वेग बटा समय त्वरण होता बच्चों, चूंकि डेल्टा भी अपान टी बराबर ए, जो कि बच्चों क्या है अभिकेंद्र त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, क्या बच्चों अभिकेंद्रीय त्वरण है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि भाई ओमेगा भी बराबर ए, तो कोई गलत नहीं है। अब आपने पढ़ा कि v बराबर होता है ओमेगा आर, तो v बराबर जब ओमेगा आर रखोगे तो ओमेगा आर बराबर ए, तो बच्चों हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बराबर ए। तो ये भी अपना तो एक त्वरण है, ये भी तो अपना एक त्वरण है बच्चों, ये भी तो अपना एक त्वरण है। या कि मान लीजिए हम कह देते कि भाई v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर v बटा आर, तो यहाँ पे रखते बच्चों तो v बटा आर इंटू वी बराबर ए, तो a बराबर वी स्क्वायर बटा आर, ए भी तो आपका एक अभिकेंद्रीय त्वरण है। मतलब समीकरण 2 था, समीकरण 3 दे देते, समीकरण 4 दे देते, समीकरण 5 दे देते, ये सभी के सभी अभिकेंद्र त्वरण का तो ही व्यंजक है, अभिकेंद्र त्वरण का तो ही व्यंजक है बच्चों। बताओ यार किस बच्चे से नहीं बनेगा? मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ जाएं और यदि रिस्पॉन्स अच्छा दे देना यार कि हाँ सर आप ऐसे और करा दो, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि जीवन में आप लोगों को फिजिक्स कठिन लगेगा ही नहीं। टीचर का दायित्व तो है पढ़ाना, और हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। बस प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए, प्यार सपोर्ट ऐसा रहे कि हमें भी अंदर से लगे कि नहीं यार आप लोगों के लिए हमें काम बढ़िया से करना है, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।